स्वागत है दोस्तों हमारे इस लूसेंट सीरीज़ में। दोस्तों जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ये बिहार पुलिस के मद्य निषेध के लिए या फिर बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार एसएससी जीएस के लिए वेरी सीरीज चल रहा है लूसेंट का। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं यहाँ से पढ़ना शुरू किए थे हम लोग बायोलॉजी का, ठीक ना। जो यहाँ से कंप्लीट करते करते हम लोग आ गए हैं आनुवंशिकता तक, ठीक ना। तब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आनुवंशिकता से, ठीक ना। जैव विकास भी कंप्लीट हो चुका है, तो शुरू करते हैं हम लोग आनुवंशिकता से, ठीक ना। चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंतिम तक, क्योंकि जो टिकेगा वही टिकेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोग पढ़ते हैं आनुवंशिकता, है ना। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, क्या होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता से हमारे में आते हैं, वही क्या होता है? आनुवंशिकी कहलाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आता है वही हमारा क्या कहता है? आनुवंशिकता। देखते हैं आनुवंशिकता जो है लक्षण कहलाते हैं। जो आनुवंशिकता लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियाँ और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक ना। आनुवंशिकी जो लक्षण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? संचरित होता है। मतलब एक माध्यम मतलब माता पिता से हमारे अंदर जो आ रहा है, ये जो है विधियाँ और कारण के अध्ययन को हम लोग क्या ही कहते हैं? आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बताइए किसने दिया था? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे। जो मटर के पौधा पे इन्होंने क्या किया था? तो एक्सपेरिमेंट किया था ना। तो 1822 से 1884 इनका समय है ना। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नोट में कह रहा है आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता शब्द जो है वो विलियम वाटसन, किसने? विलियम वाटसन ने दिया था। जबकि जो जीन है, जीन शब्द किसने दिया था? तो विल्हेल्म जोहानसन ने दिया था। तो हम लोग याद रख लेते हैं कि आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? आनुवंशिकता शब्द जो दिया था विलियम वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? विलियम वाटसन ने दिया था। और जो है जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने। जी से जीन, जस से जोहानसन, है ना, याद रहिएगा। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? तो विलियम वाटसन ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आनुवंशिक प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे पर अनुचुनाव किया था। हम लोग पहले भी देख चुके थे। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया था। पहले एक जोड़ी का लिया, फिर उसके बाद विपरीत जोड़ी का क्या लिया? पौधा लिया, ठीक ना। उसके हिसाब से उसने क्या किया? उसका निरीक्षण किया। तो जिन्हें क्रमशः एक संकरीय या फिर द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय मतलब एक जोड़ी का जो हो गया, और द्विसंकरीय मतलब जो अलग अलग जोड़ी का हो गया। ऐसे उसने क्या किया था? निरीक्षण किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं एक संकरीय क्रॉस क्या कहलाता है। तो देखिए मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी, लंबा दो बड़ा वाला टीटी लिया, ठीक ना। ये टीटी क्या है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टीटी जो है लंबा पौधा हो गया, और बौना पौधा किसको बोलते हैं? जो स्मॉल टीटी होता है उसको बौना पौधा कहते हैं। तो देखिए दो टीटी लिया लंबा वाला और दो बौना वाला टीटी लिया, ठीक ना। पौधे के बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया, ठीक है। ये एक ही जोड़ी का है ना, दोनों ये भी एक ही जोड़ी का है। तो देखिए लंबा टीटी और बौना टीटी पौधे के बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया। तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए? यहाँ पे हम देखिए चित्र में बढ़िया से दिखाया गया है, ठीक ना। यहाँ पे आप देखिएगा तो दो जो बड़ा वाला टीटी है लंबा वाला, और यहाँ पे जो है बौना पौधा जो है छोटा वाला टीटी है, ठीक ना। इन दोनों को क्रॉस कराया गया। तो इसमें से एक टी आया और इसमें से एक छोटा वाला टी आया। दोनों बड़ा और छोटा टी मिलकर क्या बन गया? तो सभी पौधे जो है संकर लंबे निकले। कैसा निकले? लंबे निकले। अगर बड़ा वाला पौधा से एक टी निकाला, मतलब लंबा वाला से, और एक छोटा वाला से निकाला बौना पौधा से, और दोनों को क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद देखा तो क्या मिला उसको? तो सब जो उसके जो मटर जो मतलब कि मान के चलिए उसके जो संतान होने लगे, बच्चे, वो कैसे होने लगे? तो सभी के सभी लंबे होने लगे। क्योंकि बौना जो पौधा था उसका जो अपना क्या था? कम खत्म हो गया उसका जो मतलब कि पावर था। पावर किसका आ गया? लंबा का आ गया। तो ऐसे सभी पौधे के फर्स्ट वाला में क्या देखने को मिल गया? F1 पीढ़ी में जो पहला उसका पीढ़ी था उसमें देखने को मिल गया कि सभी के सभी लंबे निकल गए। क्या निकल गए? लंबे निकल गए। अब देखते हैं जो हम लोग देख रहे हैं इसका फिर से क्या कराया गया? स्वपरागण। फिर से उसका स्वपरागण मतलब खुद से उसका परागण करवाया गया, खुद से, है ना। तो आप देखिए जब दूसरा बार उसको जब F2 पीढ़ी से मतलब स्वपरागण कराया गया, तो देखिए उसमें 3 तरह के निकला, ठीक ना। एगो तो शुद्ध लंबा, और एगो संकरा लंबा, और एगो शुद्ध बौना, 3 तरह का निकला, ठीक ना। तो देखिएगा तो एगो तो 25% जो निकला वो टीटी निकल गया, लंबा शुद्ध लंबा निकला था। एक जो 50% में जो निकला उसमें दोनों तरह के निकल गए, एक लंबा निकल गया, एक बौना निकल गया, ठीक ना। जब दूसरा बार स्वपरागण कराया तब पहले वाला में जो परागण कराया था उसमें तो पौधा सभी के सभी लंबे निकले थे। लेकिन जब दूसरा वाला क्रॉस कराया जिसमें से 25% लंबे निकले, 50% दोनों मिक्स निकले, और 25% जो निकल गए हैं ये कैसे निकल गए? बौने पौधे निकल गए। कैसे निकल गए? बौने पौधे निकल गए। अब देखिए ये फिर से कराता है, क्या कराता है? स्वपरागण। यहाँ पे देखिएगा कि स्वपरागण तीनों को फिर से कराया, ठीक ना। अब क्या हुआ कि जो है शुद्ध लंबा वाला जो पौधा था यहाँ पे, तो ये हमेशा शुद्ध लंबा ही निकला, ठीक ना। जो लंबा था वो लंबा ही निकला, उसमें कभी भी बौना पौधा का गुण नहीं आया।
लेकिन जो दोनों मिक्स जिसमें था 50% जो था, जिसमें शंकर लंबे थे, मतलब आधा आधा 50-50, तो उसमें क्या हुआ 75% हमको लंबा दिखा और एक मतलब कि 25% हमको क्या दिखा, शुद्ध बौना निकल गया। तो जो हम लोग बीच में जो देखे थे दूसरा पीढ़ी में जो 50-50 निकल गया था शंकरे लंबे में, तो क्या हो गया उसमें 50% क्या 75% लंबा निकल गया और 25% बौना निकल गया। जब इसमें क्या कराया गया तो स्वपरागन कराया गया, ठीक ना। वैसे ही क्या यहाँ पे हम लोग शुद्ध बौना में जो 25% निकला था F2 पीढ़ी वाला, उसमें जो हम लोग स्वपरागन कराएं फिर से, तो क्या हुआ हमेशा के लिए वो शुद्ध बौना ही निकल गया। तो देखिए जो लंबा था वो लंबा ही निकला और जो बौना था बौना ही निकला। लेकिन जब ये दोनों मिक्स था 50% में हम लोग देखे थे ना F2 पीढ़ी में कि दोनों मिक्स जब निकला था, उसको स्वपरागन कराया तो उसमें क्या हुआ कि 75% जो निकला वो लंबा निकल गया और 25% निकला वो क्या निकल गया, शुद्ध बौना निकल गया। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि देखिए अतः F2 पीढ़ी का पौधा का फिनोटाइप जो अनुपात हुआ 3 और अनुपात 1 के अनुपात में निकल गया। F2 पीढ़ी वाला जो हम लोग यहाँ पे देखे थे F2 पीढ़ी वाला क्या निकल गया, 3:1 के रेशियो में निकल गया, ठीक ना। F2 पीढ़ी का जो पौधा का जो फिनोटाइप था, और वहीं पे हम लोग जीनोटाइप का जो देखे थे यहाँ पे 1:1 के रेशियो में निकल गया। क्या निकल गया, 1:1 के रेशियो में निकल गया, ठीक ना। तो देखिए ये क्या है 3:1 और 1:1 हम देखिए समझाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 3:1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो स्वपरागन हुआ था F2 पीढ़ी में, यहाँ पे 3 और 1 मतलब कि 75% हिस्सा में हम लोग का जो लंबा निकला था, जिसमें से 1% बौना निकल गया था। यही हमारा फिनोटाइप अनुपात दर्शा रहा है कि ये 3 अनुपात क्या है, 3:1 के रेशियो में निकला था। और जीनोटाइप अनुपात हम लोग जो देखे थे 1:1 के रेशियो में, वो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि देखिए ये 25% है, ये 50% है, ये 25% है ना। अगर इसको देखा जाए, काटा जाए, तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों यही यहाँ पे हम लोग दर्शा रहा है। फिनोटाइप जो हो गया हमारा, जो है फिनोटाइप हमारा क्या हो जाएगा 3:1 के अनुपात में, ये याद रखिएगा। और जीनोटाइप हमारा जो निकला था वो क्या निकला था, नॉर्मल। जो जीनोटाइप क्या होता है, जो नॉर्मल परागन करवाया गया, ठीक ना, स्वपरागन। और देखिए इसमें जो है 1:1 के रेशियो में निकला ना, 1 ये हो गया, ये 2 हो गया और ये फिर 1 हो गया, है ना। तो ये 1:1 जो है जीनोटाइप कहलाता है और फिनोटाइप क्या कहलाता है, 3:1 कहलाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, द्विसंकरीय क्रॉस। क्या देखते हैं, द्विसंकरीय क्रॉस। चलिए द्विसंकरीय क्रॉस जो होता है, मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीला बीज, ठीक ना, गोल लिया और पीले कलर का बीज लिया, ठीक ना, जिसको RRYY और हरे और झुरीदार बीज RR छोटा मतलब स्मॉल r RR स्मॉल YY से उत्पन्न पौधे को क्या किया, क्रॉस करवाया। अब देखिएगा क्या किया, ये जो है द्विसंकरीय क्रॉस में क्या करवाया, तो 2 तरह का लिया, एगो गोल लिया और एगो पीला लिया, ठीक ना, गोल भी लिया और पीला कलर का बीज लिया। इसमें बड़ा लिया जो है RRYY हम लोग देखे थे लंबा वाला, और जो है झुरीदार बीज लिया, झुरीदार बीज जो है RR स्मॉल Y वाला ले लिया, ठीक ना। अब क्या किया, इसमें पौधों को क्रॉस करवाया, पौधा जो जन्म लिया इसमें से दोनों को क्या करवाया, क्रॉस करवाया। और इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावित है। आपको पता है ना क्रॉस कैसे करवाया जाता है। देखिए कोई भी फूल है, इसमें जो होता है परागण जो होता है, आप लोगों को पता होगा। अब ये जो है दूसरा फूल जो है, इसका भी परागण होगा, मान के चलिए। इसका जो मतलब जो है परागकों से निकल परागण जो है वर्तिका पर अगर पहुंचता है, तो इसमें क्या होता है, अंदर क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस होता है ऑटोमेटिक, है ना, जैसे हम लोग में भी होता है, मानव में, वैसे भी पौधे फूल में भी होता है। आप लोग NCERT में पढ़े होंगे, है ना। तो वही क्रॉस जो होता है, देखिए यहाँ पे कराया है। तो क्या करवाया, तो इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होता है, ठीक ना, गोल और पीला। तो देखिए क्या किया यहाँ पे, चित्र के माध्यम से हम लोग फिर से समझते हैं बढ़िया से। चलिए देखते हैं, को गोल तथा पीला जो है RRYY ले लिया, झुरीदार तथा हरा ले लिया स्मॉल RRYY, है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, तो इसने क्या किया, R और Y जो है गैमिट लिया, एक बड़ा वाला R और एक छोटा वाला I। पीला गोल वाला को बोल दिया राउंड मतलब हो गया, R मतलब गोल, और Y मतलब हो गया येलो मतलब पीला। तो एगो ले लिया R वाला, एक ले लिया पीला वाला, ठीक, जो कि लंबा सारा का सारा था, एकदम हेल्दी, ठीक। और दूसरी तरफ से छोटा वाला ले लिया, एक झुरीदार था, R से झुरीदार मान लीजिए और Y से हमारा हरा मान लीजिए। वैसे यहाँ पे बैठा नहीं, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया R और Y, ठीक ना। तो देखिए गैमिट हो गया ये हमारा जो पैतृक पौधा था, ठीक। अब देखिए ये दोनों को क्रॉस कराया, यहाँ पे क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो देखिए क्या निकला, तो एगो कैपिटल R स्मॉल r फिर कैपिटल Y स्मॉल y निकला ना। तो ये दोनों जो है क्रॉस करवाया गया, तो निकला कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो है गोल तथा पीला संकर बीज, वो F1 हमारा पहला जो है पीढ़ी इसको बोलते हैं। F1 को क्या बोलते हैं, पहला पीढ़ी, है ना। तो अब देखिए, अब जो निकल गया ये एक करके, एक इसमें से आया, एक इसमें से आया, फिर दोनों मिलके हमारा बन गया RRYY, है ना। तो अब इसको स्वपरागन करवाया, फिर से इसमें क्या करवाया, खुद में परागन करवाया, ठीक। तो जब खुद में परागन कराया, खुद का परागन, स्वपरागन का अर्थ हो गया मतलब खुद के फूल से ही खुद में परागन हुआ। और पर परागन का अर्थ है कि दूसरा फूल किसी दूसरे फूल पर आके परागन कर दिया, निषेचन कर दिया, तो उसको बोलते हैं पर परागन। ये तो पढ़े होंगे आप लोग NCERT में, है ना। चलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्वपरागन जब कराया, तो अब देखिए क्या हुआ, तो RRYY जो है कैपिटल R स्मॉल r फिर कैपिटल Y स्मॉल y टाइप से एक गोला और पीला कलर का निकला। फिर इधर भी हम लोग देखें तो सेम वैसे निकला, गोल और पीला कलर का, ठीक ना। तो इसमें हम लोग अब दोनों क्या हुआ, स्वपरागन में तो सेम निकल गया। अब फिर से इसने क्रॉस करवाया इन दोनों में। अब इन दोनों में क्या करवाया, फिर से क्रॉस करवाया। तो देखिए नर युग्मक हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग बढ़िया से देखते हैं। देखिए
ये जो है हमारा F1 में तो हम लोग देख लिए। अब F2 पीढ़ी में देखिएगा जो क्या करवाता है ये। तो यहाँ पे जो है मादा युग्मक जो है ये हमारा, ये जो है मादा युग्मक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। ये नर युग्मक है जो इधर वाला है, ठीक ना। तो देखिएगा कि R और R, बड़ा वाला R और बड़ा वाला Y, ठीक ना। इधर से जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि यहाँ पे देखिए आर वाई सब तरह का 4 तरह से लिया हुआ है, ठीक। ये नर युग्मक हो गया। और यहाँ पे जो है मादा युग्मक जो लिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे अब देखिए क्या कराएगा, दोनों क्रॉस कराएगा, ठीक ना। इसको फिर से देखिए बढ़िया से इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हो गया हमारा, अब देखिए क्या हुआ है, देखिए हो गया। अब यहाँ का जो R है और यहाँ का जो RY दोनों क्रॉस कराया तो हम लोग क्या निकल गया, कैपिटल RRYY निकल गया। अब देखिए क्या करवाएगा, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, अब इसके साथ करवाएगा तो देखिए यहाँ पे निकल गया हमारा RRY, छोटा y और बड़ा y, है ना। अब फिर अब इसके साथ करवाएगा, इसके साथ, तो अब यहाँ पे हमारा निकल गया कि R और छोटा r, फिर y, बड़ा y दोनों, ठीक ना। अब इसके साथ ऐसे कराएगा, तो सबके साथ ऐसे कर करके क्रॉस करवाया और देखा कि क्या हमारा निकल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे गोल और पीला निकल गया शुद्ध वाला सबसे पहले वाला में, फिर जो है गोल और पीला अशुद्ध भी निकला, इसमें दोनों निकल गया इसमें। फिर अब इसके साथ करवाया तो यहाँ पे गोल पीला अशुद्ध निकल गया, फिर यहाँ पे भी निकाला तो क्या हो गया, गोल पीला अशुद्ध निकल गया। फिर अब दूसरा बार अब इसके साथ, अब इसको छोड़ के अब इसके साथ करवाएगा, अब इसके साथ करवाएगा, तो यहाँ पे जो करवाएगा ये इसके साथ जो करवाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखे थे यहाँ पे कि करा रहा था, पहले इसके साथ क्रॉस कराया, ठीक ना। तो हम लोग का ये प्राप्त हुआ, फिर इसके साथ क्रॉस कराया तो फिर हम लोग को ये प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप लोग देखिए गोल और पीला, पीला और गोल और पीला ऐसे अशुद्ध निकला था, फिर शुद्ध निकला, तो फिर अब ऐसे इसके साथ क्रॉस कराया, तो सबके साथ ये क्रॉस करा के चेक किया। जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर अब इसके साथ क्रॉस कराएगा, है ना। फिर अब इसके साथ क्रॉस कराएगा, फिर अब इसके साथ क्रॉस कराएगा, फिर अब इसके साथ क्रॉस कराएगा। तो ऐसे करके ये सारा क्रॉस कराया। उसके बाद इसका जो नंबर आया, फिनोटाइप अनुपात का जो रेशियो आया, तो वही देखिए कितना आया, 9331। इसको रट जाइएगा, कितना आया, 9331 आया, ठीक ना। तो 9331 इसका जो फिनोटाइप अनुपात आया था, कितना आया था, 9331। वहीं F2 पीढ़ी का जो पौधे का जो जीनोटाइप अनुपात था, तो जीनोटाइप अनुपात कितना आया था, 12/42/121। कितना आया था, 12/42/121 इसका जो जीनोटाइप अनुपात आया था। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो फिनोटाइप अनुपात कितना देखें हम लोग, 9331 देखें, और जीनोटाइप अनुपात कितना देखें, तो 12/42/121 देखें, ठीक ना। देखिएगा ऊपर मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंधी कुछ नियम दिए थे, ठीक ना, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन नियमों में से पहला एवं दूसरा जो नियम था वो एक संकरीय क्रॉस के आधार पर, तीसरा नियम जो था वो द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक जो है पहला जो है और दूसरा नियम जो है वो एक संकरीय पर आधारित है, ठीक है। और जो तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम वो द्विसंकरीय पर आधारित है। थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जीव है, जीव जो जाति है, सबका कितना कितना गुणसूत्र होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिएगा जो एस्कैरिस है, क्या है, एस्कैरिस, इसका गुणसूत्र कितना है, 2 है, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा। तो एस्कैरिस का 2 होता है। मच्छर का कितना है, 6 है। घरेलू मक्खी का कितना है, 12 है। देखिए मच्छर आपको 6 मच्छर, ठीक, और इधर से 12 मच्छर, दोनों में फाइट हुआ, सॉरी मच्छर और मक्खी में, 6 मच्छर में 12 मक्खी में क्या हुआ, फाइट हुआ। याद रखिएगा, आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो 6 मच्छर एक तरफ से था, दूसरी तरफ से क्या था, 12 मक्खी था, इन दोनों में फाइट हुआ। तो आपको याद हो गया ना, मच्छर 6 गुणसूत्र होता है, मक्खी का 12 गुणसूत्र होता है, और एस्कैरिस का आप देखिए लिए थे 2 होता है। अब चलते हैं मटर के बारे में। मटर का जो गुणसूत्र होता है वो 14 होता है। कब होता है, 14 होता है। तो याद रखना है कि मटर 14 रुपया किलो गए थे आप खरीदने मार्केट से, कितना मिला, 14 रुपया किलो मिला। वहीं जो प्याज जब खरीदने गए तो वो 2 रुपया महंगा मिला मटर से, कितना, 16 रुपया मिला। मक्का देखिए, मक्का जो आप देखें, मक्का आप खाए होंगे कहीं पे सड़क किनारे, तो 10 रुपया में एगो देता है, केगो देता है, एगो। तो आप कौ मक्का खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, तो 2 मक्का खाएगा तो आपका पेट भर जाएगा। तो 10 दूनी 20 आपका, तो मक्का का कितना हो गया गुणसूत्र, 20 हो गया। देखिए आपका दिमाग में बैठते जा रहा है। मटर कितना था, 14 रुपया किलो था, और उसे 2 रुपया महंगा क्या था, प्याज था। जब प्याज 2 रुपया महंगा था, फिर आप मक्का खाते हैं, तो मक्का कितना रुपया खाते हैं, तो 10 रुपया में वो खाते हैं, तो 20 रुपया दे दिया, 2 पेट भर गया आराम से आपका, ठीक ना। अब टमाटर के देखते हैं। टमाटर जो है ये 24 रुपया किलो, कितना, 24 रुपया किलो। किससे, तो एक ही बार मटर से ज़्यादा महंगा तो टमाटर है, 10 रुपया महंगा है, कितना, 10 रुपया, तो 24 रुपया हो गया। तो मटर है 14 रुपया, टमाटर है 24 रुपया, ठीक ना। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, कैसे भी करके अपना ट्रिक लगा के, चाहे जैसे भी। तो देखिए आप देखते हैं टमाटर का तो देख लिए 24 रुपया था, और मेंढक का क्या होता है, मेंढक का होता है 26। क्या होता है, मेंढक का 26 होता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, मेंढक जो है छत पर कूद रहा है, छत पर 6 से 26। अगर मेंढक छत पर कूदेगा तो 26, ठीक ना, 26 हो जाएगा। इसे याद करने के लिए कुछ भी दिमाग लगा सकते हैं आप। देखिए नींबू का होता है 18 भी होता है और 36 भी होता है। छोटा वाला नींबू का 18 होता है, बड़ा वाला नींबू का 36 होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए बिल्ली का कितना होता है, बिल्ली का होता है 38, और चूहा का कितना होता है, माउस का जो बोलते हैं हम लोग, घर वाला माउस को जो होता है 40 होता है, कितना होता है, 40। और एक चूहा रैट जो होता है ना। तो दोनों चूहा में अंतर है, माउस वाला और रैट वाला, ठीक ना, थोड़ा बहुत का
ठीक ना। तो एगो चूहा होता है जो आप लोग देखें छोटा छोटा होता है वो, एगो जो रैट होता है वो चूहा बड़ा वाला चूहा तो 42 होता है। बड़ा वाला कितना होता है रैट का? 42 होता है। जो छोटा वाला चूहिया होता है जो वो 40 होता है उसका। और दोनों से 2 कम है कितना किसका? बिल्ली का। बिल्ली का बताइए, बिल्ली से ज़्यादा किसका है? 2। चूहा का ज़्यादा है, होना चाहिए 2 ज़्यादा बिल्ली का, लेकिन चूहा का उल्टा है, क्या है? 2 ज़्यादा ही है। और तो रैट बड़ा वाला चूहा का तो और ज़्यादा है, 2 और ज़्यादा है, 40 38 से 4 को ज़्यादा है। बिल्ली का कितना हो गया? 38 हो गया। चूहा का कितना हो गया? 40 हो गया। और जो है माउस वाला चूहा का 40 हो गया, और रैट वाला जो बड़ा चूहा होता है उसका 42 हो गया। गेहूँ का कितना है? गेहूँ का 42 है। कितना है? गेहूँ का 42 है। तो देखिए आप गेहूँ अगर जाइएगा गेहूँ पिसवाने के लिए तो आपको बोलेगा कि 42 रुपया लगेगा, आपको 42 रुपया गेहूँ पिसवाने में लगेगा। कितना लगेगा? 42 रुपया लगेगा, ठीक ना। और देखिए खरगोश जो होता है, खरगोश उसके 4 गो पैर होते हैं। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4-4 गो पैर होते हैं। ऐसे याद करने के लिए वो बता रहे हैं। खरगोश के 4-4 गो पैर होता है। क्या होता है? 4-4 गो पैर होता है। जैसे भी आप जैसे याद कर लीजिए, कुछ भी ट्रिक लगा के, ठीक ना। अब देखिए मनुष्य का तो सबको पता है कि 23 जोड़ा होता है, 46 गुणसूत्र हो गया, ये तो सबको याद हो जाएगा। 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र, है ना। आलू का कितना होता है? 48 को होता है। और चिंपांजी और तंबाकू का भी 48 को होता है। तो इसको एक साथ याद कर लीजिएगा, आलू, चिंपांजी और तंबाकू। एक चिंपैंजी है, वो क्या खा रहा है? आलू खा रहा है। और आलू तो खा रहा है, साथ साथ मुंह में तंबाकू रख ले है, ठीक ना। एक चिंपैंजी है, क्या खा रहा है? इमेजिन करिए, चिंपैंजी है बैठा हुआ, वो आलू भी खा रहा है और एक तरफ में तंबाकू मुंह में डल रहा है। तो दोनों कर रहा है। तो तीनों जो हो जाएगा, आलू, चिंपैंजी और तंबाकू का कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मनुष्य का तो याद ही हो गया। खरगोश जो है 4-4 फीट का जंप कर रहा है। देखिए अब बढ़िया दिमाग में है। खरगोश जो है वो एक ही बार 4-4 फीट क्या कर लेता है? जंप कर लेता है। खरगोश क्या कर लेता है? 4-4 फीट का जंप कर लेता है। ऐसे याद करिएगा, खरगोश क्या करता है? 4-4 फीट जंप कर लेता है। गेहूँ गए पिसवाने के लिए तो 42 रुपया किलो पिसा, ठीक ना। कितना रुपया? 42 रुपया किलो। बहुत महंगाई हो गया है। गेहूँ 42 रुपया किलो पीस दिया। चूहा जो था हम लोग देखे थे 38 जो है बिल्ली का। बिल्ली से 2 जो था माउस वाला चूहा का 2 बेसी था, 40 था। उससे भी 2 बेसी किसका था? तो रैट का था। जो बड़ा वाला चूहा होता था उसका 42 था। तो 42 चूहा और गेहूँ, ये दोनों को एक साथ आप चाहिएगा तो याद कर सकते हैं। चूहा और गेहूँ का कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा गेहूँ जो है आप लोग खेत में जो लगता है उसका जो है चूहा खा जाता है ना खेत में अलग। तो ऐसे कुछ भी याद दिमाग लगा के आप याद कर लीजिए। चूहा और गेहूँ जो है 42 हो गया। और जो है माउस वाला जो चूहा है उसका जो है बिल्ली से 2 बेसी है, कब है? 40 का गुणसूत्र है। नींबू एगो 18 रुपया है, छोटी वाला नींबू, और एगो बड़ा वाला नींबू जो होता है वो 36 रुपया है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग तो आलू, चिंपैंजी, तंबाकू वाला देख लिए थे। ज़्यादातर यहीं से हम देखें, क्वेश्चन वोश्चन आता है तो ये तीनों से है ना। 48 इसका गुणसूत्र हो गया। हम लोग से ज़्यादा ही है, 46 से मनुष्य से ज़्यादा ही ना है। देखिए आलू का भी हम लोग से ज़्यादा है, चिंपैंजी का तो है ये था, तंबाकू का भी है। घोड़ा का कितना है? 64 है। कितना है? 64 है घोड़ा का। ऐसे ही स्टेमिना रहता है, दौड़ जाता है ना। 64 किलोमीटर तक दौड़ जाता है घोड़ा। कितना किलोमीटर तक? 64 किलोमीटर तक घोड़ा दौड़ जाता है। ऐसे याद कर लीजिएगा। कुत्ता है, कुत्ता कितना है? 78 है। कुत्ता का कितना है? 78 है ना। कुत्ता कितना है? 78 है। देखिएगा कुत्ता का कितना है? 78। देखिए 7-8 गो कुत्ता अगर भीड़ जाए आपको काटने के लिए तो अपने आप को बचा पाइएगा? कभी नहीं बचा पाइएगा। 2-4-5 गो से 6 गो से तो काम चला लीजिएगा, लात हाथ पैर बांधिएगा, लेकिन अगर 7-8 गो कुत्ता भीड़ जाएगा आपके ऊपर तो आप अपने आप को बचा पाइएगा? नहीं बचा पाइएगा। तो याद कर लीजिए कुत्ता का गुणसूत्र कितना होता है? 7-8 गो होता है। 7-8 मतलब 78 गो। कबूतर का कितना होता है? कबूतर छोटा है देखने में, लेकिन उसका जो गुणसूत्र है बहुत बड़ा है ना। कबूतर कितना हो गया? 80 हो गया। ऐसे देखा जाए तो जियो में सबसे ज़्यादा कबूतर का ही है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा अगर 1300 से 1600 देखिएगा किसका है? टेरिडोफाइट्स का है। किसका है? टेरिडोफाइट्स का है। ध्यान में रखिएगा, टेरिडोफाइट्स का कितना होता है गुणसूत्र? 1300 से लेकर 1600 के बीच में होता है टेरिडोफाइट्स का। लेकिन जियो में देखा जाए जो हम लोग देख सकते हैं, कबूतर का कितना है? 80 है। कितना है? 80 है सबसे ज़्यादा, ठीक ना। कुत्ता 7-8 कुत्ता आपका क्या बिगाड़ लेगा आपको सबको। और कबूतर जो है 80 हो गया। और हम लोग क्या देखे थे? घोड़ा जो था 64 किलोमीटर तक घोड़ा दौड़ ले रहा था। आलू, चिंपैंजी जो है आलू भी खा रहा है और तंबाकू भी मुँह में दबला है। तो 48 वो सब इस तीनों का हो गया। मनुष्य के 46 हो गया। खरगोश 4-4 फीट दौड़ जा रहा है, कूद जा रहा है 4-4 फीट खरगोश। गेहूं का 42 देखे थे। और चूहा 2 तरह का चूहा देखे थे। वो माउस वाला छोटा वाला जो होता है उसका 40 था, और बड़ा वाला चूहा का 42 था। बिल्ली 38 था। बिल्ली का हम लोग देखे थे कितना था? 38 था। टमाटर कितना था? टमाटर 24 रुपया था। मक्का 10-10 गो 2 गो खा लिए 20 गो, तो 20 रुपया 20 गुणसूत्र हो गया मक्का का। प्याज का कितना था? तो मटर से 2 गो बेसी था, 16 गो था। टमाटर का 14 था। घरेलू मक्खी मच्छर क्या था? तो एक तरफ से मच्छर 6 गो था, एक तरफ से मक्खी 12 गो था। दोनों में फाइट हो रहा था। एस्केरिस का 2 गो देखने गए थे आप लोग। चलिए इतना तो खत्म हो गया। हमको लगता है आपको याद हो गया होगा कुछ, ठीक ना। एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, बढ़िया से दिमाग में आपका बैठ जाएगा। अब आते हैं मेंडल चाचा के नियम देखते हैं। मेंडल चाचा के नियम, तो प्रभाविता का नियम देखिए। प्रभाविता का जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में जो संकरण करने में से प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी गुण प्रकट होते हैं उनके, जबकि अप्रभावी गुण जो होता है वो छिप जाता है। प्रभावी जो गुण होता है वो प्रथम संतान में दिखता है, लेकिन उसमें जो है अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। हम लोग पहले देखे थे ना, हम लोग क्या देखे थे? जो पहला F1 पीढ़ी में हो रहा था उसमें जो है उसका जो है कमी जो था, कमी क्या हो रहा था? छिप जा रहा था। लेकिन जो है उसके बाद जो उसका जो बच्चा हुआ, उसका जो पहले वाला दादा का गुण आ गया उसके बच्चे में। जैसे हम लोग देखे थे 3:1 में 3 गो था, लंबा पौधा आ गया था, एक बौना निकल गया खाने की इधर से, उसमें तो था नहीं, लेकिन वो जो था उसके दादा का गुण था, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग देखे थे ना। चलिए आगे देखते हैं।
जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते थे। जब प्रथम पीढ़ी में जो केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, प्रभावी मतलब बढ़िया गुण, प्रभावी गुण जो है वही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। अप्रभावी गुण उसमें रहता है, कब दिखता है, तब उसका जो F3 पीढ़ी निकलेगा उसमें दिखाई देगा उसका जो है दादा का गुण, है ना। तो यह जो देखिए यह गुण जो है दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाता है, ठीक ना, जैसा अभी हम बताएं। अब देखते हैं पृथक्करण का नियम क्या कहलाता है। ये जो हम लोग नियम कौन सा नियम देखे थे, प्रभाविता का नियम। ये जो नियम होता है प्रभाविता का नियम जो होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें हम लोग देखे थे ना कि एक छिप जाता है उसके दादा का गुण, फिर उसके नाती में आ जाता है, लेकिन बीच में वो है छुपा रहता है, उसका बेटा में छिपा रहता है। तो वही देखिए, तो आप देखते हैं हम लोग पृथक्करण का नियम, है ना, प्रभाविता का नियम तो देख लिए। अब देख रहे हैं पृथक्करण का नियम क्या होता है, तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, है ना। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ी, लक्षण जो है लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और इनमें से केवल एक कारक ही क्या होता है, इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मतलब कि कह रहा है कि जो लक्षण वाला जो कारक है, जीन है, लक्षण जो पहुंचाता है, उनमें से जोड़ा जो बनता है, जोड़ा में से दोनों कारकों युग्म बनाते समय क्या होता है, वो अलग अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इनमें से केवल एक ही कारक पहुंच पाता है जो युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को हम लोग बोलते हैं युग्मकों की क्या हो गई, अपशुद्धता का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पृथक्करण हो गया, मतलब उसके लक्षण में मतलब क्या हो गया, अपशुद्धता का नियम उसको हम लोग कहते हैं, वो अब बदल गया। तो यही हमारा शुद्धता का नियम कहलाता है, ठीक ना। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए, विपरीत लक्षण वाला कर रहा है ना, अलग अलग लक्षण वाला पौधा के बीच में संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो दोनों लक्षणों का जो पृथक्करण है, दोनों लक्षणों का क्या है, दोनों लक्षणों का जो पृथक्करण है स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, ठीक ना। इसका जो वंशानुगति है दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, है ना। मतलब जो है बढ़िया है, मतलब कहने का मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है ना, प्रभावता। तो पॉजिटिव वाला प्रभावित, जो नेगेटिव प्रभाविता है दूसरे को प्रभाविता, दूसरे वाले सामने वाले को प्रभावित नहीं करेगी, नेगेटिव वाला, है ना। डब्ल्यू वाटसन देखते हैं, डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। किसने किया था, जेनेटिक्स नाम का उपयोग करने वाले कौन थे, ये सब ऑनलाइनर, यहाँ से क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में जाता। तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। किसने किया, जेनेटिक्स, किसने किया था, डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में ही कर दिया था। जॉनसन ने जीन का शब्द का उपयोग किया था, यहाँ से तो अभी हम लोग पढ़े थे 1909 में। फिनोटाइप जो था, जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप जो था एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या बोलते थे, तो जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। जितना भी उसकी आनुवांशिकता का जो गुण होगा, संगठन होगा, उसी को हम लोग बोलते थे जीनोटाइप, जो कि कारकों जीन को बना होता था। किसका बना होता था, कारक या फिर जीन का बना होता था जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में जीन का ही बनेगा, है ना। और फिनोटाइप में हम लोग क्या देखें, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे देता है लक्षण, वही हमारा क्या होता है, फिनोटाइप होता है। हम लोग याद कर चुके हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। युग्म विकल्पी, जिसको बोलते हैं एलीज, है ना, एलीलीज, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एक एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, विकल्पी या फिर एलील कहते हैं। यानी एक ही जीन के जो विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यानी एक ही जो जीन के जो विभिन्न प्रारूप बनते हैं, अलग अलग तरह से प्रारूप जो बनते हैं एक ही जीन के, उसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी, याद रखिएगा क्या कहते हैं, जब एक ही जीन के अलग अलग रूप बनता है उसको बोलते हैं युग्म विकल्पी, ठीक है। सहलग्नता क्या कहलाता है दोस्तों, लिंकेज, है ना। तो एक ही गुणसूत्र पर, गुणसूत्र क्या हो गया, एक ही हो गया, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों में क्या होता है, एक साथ वंश का बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, संलग्नता। मतलब कि एक ही गुणसूत्र पर जब स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति हो जाए, एक ही साथ क्या हो जाए, वंश उसका बढ़ने की प्रवृत्ति हो जाए, जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, संलग्नता हो गया। क्या होता है, संलग्नता हो गया। जबकि जीन जो है एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं, एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें संलग्न जीव कहते हैं। लिंक्ड हो गया, मतलब लिंक्ड जीन्स कहते हैं, ठीक ना। लिंक संलग्न जो है जीन, सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते समय लेके जाते हैं, ठीक ना। जो है लिंग संलग्न जो जीन है, यही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है लेके जाते हैं, क्या, तो गुण लेके जाते हैं। वास्तव में जो एक्स गुणसूत्र है उस पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीव कहे जाते हैं, है ना। देखिएगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव है नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। किसका पड़ता है, इसका जो प्रभाव है नर मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन ने 1910 में ही किया था। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था, मार्गन ने किया था। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन ने किया था 1910 में, ठीक ना। याद रखिएगा, लिंग संलग्नता का जो है किसने किया था व्याख्या, मार्गन। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण जैसे कि रंगवर्धनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया या फिर हाइपोट्राइकोसिस, क्या कहते हैं, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि ये सब पाए जाते हैं, ठीक ना। जिसमें हम लोग लिंग संलग्नता के गुण जो होता है, ये क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि
जो माता पिता का जो आँख का रंग देखे होंगे आप लोग, उनका जो मान के चलिए किसी किसी का भूरा कलर का आ गया तो उसका संतान में भी क्या जाता है, भूरा कलर का आँख निकल जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, किसी किसी का माता पिता ज़्यादा गंजा होते हैं, उनका पिता भी, उसका बच्चा भी जो है गंजा ज़्यादा होता है, ठीक ना। या फिर हीमोफीलिया जो है जिसमें खून नहीं बनता है, कोई कोई माता पिता बहुत खतरनाक बीमारी होता है। किसी किसी माता पिता में बीमारी अगर है तो ऐसा नहीं है कि उसके माता पिता में रहेगा, दादा परदादा में भी अगर देखे को मिल गया तो वो भी क्या होता है, नाती पोता में भी देखने को मिल जाता है। हीमोफीलिया बहुत खतरनाक बीमारी, इसमें खून ही नहीं बनेगा, अगर कट गया ना तो वो आपका जो है खून रुकेगा ही नहीं, है ना। खून तो वही हमारा क्या कहलाता है, हीमोफीलिया कहलाता है ना। मायोपिया देखिए जो है आँख से रिलेटेड है मायोपिया, है ना, जो कम दिखता है मायोपिया, ये भी जो है हमारा आता है किसमें, लिंग संलग्नता गुण है। जैसे में हम लोग देखे होंगे कि आनुवांशिकता के कारण क्या हो गया, मतलब आँख का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मायोपिया ये भी हम लोग इसका जो है एक क्या है तो रोग है। हाइपरट्राइकोसिस जो है इत्यादि ये सब पाए जाते हैं। देखिए हाइपरट्राइकोसिस पूरा शरीर पर क्या होता है, पूरा शरीर पर क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे हम लिखे हुए थे, अच्छा हाँ, पूरा शरीर पर बाल लिखा हुआ है, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है, पूरा शरीर पर बाल लिखा हुआ है, पूरा शरीर पर बाल आ जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस, ठीक ना। तो ये सब क्या है, लिंग संलग्नता के गुण है, ठीक ना। तो रक्त वर्धनता हो गया, रंग वर्धनता, है ना। रंग वर्धनता मतलब कि जो हम लोग देखते हैं तो खून जो कलर नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा कलर है, ये रक्त वर्धनता हो गया। गंजापन हो गया, हीमोफीलिया हो गया, मायोपिया हो गया, ये सब जो है याद रखिएगा क्या है, लिंग संलग्नता के गुण है। क्वेश्चन आता है बताइए इनमें से कौन सा है लिंग संलग्नता के गुण नहीं है, चाहे है कुछ भी बना के पूछ सकता है, तो ध्यान में ये सब रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए मानव आनुवंशिकी क्या है, ह्यूमन जेनेटिक्स। तो गुणसूत्र सबसे पहले क्रोमोसोम्स जिसको बोलते हैं, इनका जो नामकरण था डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था, डब्ल्यू वाल्टेयर ने। यही सब तो रट के जाना है ना, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था, डब्ल्यू वाल्टेयर, है ना, 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है, जीन जो होता है इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है, जीन, ठीक ना। जीनोम जो है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ हम लोग जानते थे, जीन होता है, गुणसूत्र पे क्या होता है, जीन होता है, वही पदार्थ को हम लोग जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है, जीन जो होता है यही गुणसूत्रों पर पाया जाता है, ठीक ना, जीनोम पर। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें हम लोग प्लाज्मा जीन कहते हैं। मतलब कि गुणसूत्र के जो बाहर जीन है यदि कोशिका द्रव्य के कोशिका अंगों में होती है तो वह प्लाज्मा जीन कहलाती है, ठीक ना। गुणसूत्रों के बाहर है, वो क्या है, गुणसूत्रों के बाहर है जीन, कहाँ पर, तो कोशिका जो द्रव्य होता है उसी के कोशिका अंग में होता है, तो उसको हम लोग प्लाज्मा जीन कह देते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा जीन है वो, क्या है, प्लाज्मा जीन। तो गुणसूत्र से क्या रहता है, वो बाहर रहता है जीन, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा जीन। क्या है, प्लाज्मा जीन। आगे देखते हैं 1956 में जो है एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। किसके द्वारा, एस बेंजर के द्वारा जीन की जो है आधुनिक, मतलब कि नया नया विचार दिया गया एस बेंजर के द्वारा। और इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन। क्या क्या कह रहा है, तो देखिए इनके अनुसार जो है जीन के जो कार्य की इकाई है वो सिस्ट्रॉन है। क्या है, जीन का कार्य करने की इकाई क्या है, जीन जो कैसे कार्य करता है, सिस्ट्रॉन के द्वारा। और उत्परिवर्तन की इकाई क्या है, उत्परिवर्तन की इकाई जो है म्यूटॉन है। क्या है, म्यूटॉन है। तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं, रेकॉन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है बताइएगा मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो 20 को, कितना, 20 को, है ना। क्या लिखा है, आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। किसकी खोज की थी, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। जिसकी सहायता से किसका संश्लेषण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक ना। ये जो है क्या कहा, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी किसने, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। और इसी की सहायता से क्या बनता है, तो डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम से होता है। इसकी खोज किसने की थी, आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में। तो ध्यान में रखिएगा डीएनए का संश्लेषण होता है किससे, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम से। एंजाइम नाम है, इसी से डीएनए का संश्लेषण होता है। कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, हम लोग देखे थे ऊपर। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। प्रत्येक कह रहा है कि हम लोग जानते थे कि प्रत्येक संतान, कोई भी संतान है, ठीक, हम लोग हो गए चाहे कोई भी हो गया, प्रत्येक संतान को जो समजात गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो है प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु से निकलता है और माता से तथा दूसरा गुणसूत्र शुक्राणु से निकलता है। माता पिता के दोनों को 50-50 आता है, तब हम लोग जन्म होता है क्रॉस ब्रीड होकर। तो शुक्र जनन जो होता है स्पर्मेटोजेनिस, इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें, शुक्र जनन में। हम लोग ऊपर भी पढ़े थे कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है, शुक्र जनन होता है, ठीक ना, विभाजन होता है। ये 2 प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं, ठीक ना, बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वें जोड़ी जो है एक्स गुणसूत्र आता है, अर्थात 22+X हम लोग जानते हैं फीमेल में होता है। और आधे वे जो जिनमें 23वें जोड़ी में वाई गुणसूत्र आता है, और 22+Y जो होता है हम लोग का, तो 22 44 और एक 45 और एक 46 हुआ ना, 46 को गुणसूत्र। तो नारियों में जो है, नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22+X और 22+X दोनों ही, तथा 22+X दोनों ही पाया जाता है, ठीक ना। 22+X तथा 22+X जो है यहाँ पे हम लोग देखिए ऊपर में लिखा होगा
वाले अंडाणु में पाए जाते हैं, ठीक ना। 22+x तथा 22+x वाले क्या पाए जाते हैं, अंडाणु में पाए जाते हैं। इसमें y तो पाया नहीं जाता, हम लोग बचपन से देखे होंगे कि जो है y किसमें पाया जाता है, तो मेल में पाया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। निषेचन के समय क्या होता है, यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज जो है जाइगोट में 23वीं जोड़ी एक्सेस होगी। जब क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन के समय क्या होगा, अंडाणु का जो X गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु से मिलता है, किसको मिलता है, X गुणसूत्र वाला शुक्राणु से मिलता है। अपने शुक्राणु मतलब बॉय मतलब कि मेल वाला शुक्राणु से मिलता है एक्स वाला जो है अंडाणु फीमेल वाला, तो क्या होता है, तो युग्मनज जो होता है जाइगोट जब बनता है दोनों मिक्स होकर, तब 23वीं जोड़ी जो बन जाती है, कौन सी बन जाती है, XX बन जाती है। 23वीं जोड़ी क्या हो जाएगी, XX हो जाएगी। इसमें बनने वाले जो संतान हो जाएगा वो लड़की होगी। शुक्राणु में अगर क्या रहेगा, X रहेगा तब, तो अगर इधर से फीमेल का X आया, इधर से मेल में भी X मिला, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, XX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, XX बन जाएगा। आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे। और वैसे ही इसमें बनने वाली संतान क्या बन जाएगी, लड़की हो जाएगी जब XX होगा तो। और इसके विपरीत, इसके अलग अगर देखा जाए, इसकी दूसरी तरफ से देखा जाए, तो अंडाणु से जो अगर Y निकल गया, क्या निकल गया, अंडाणु से Y गुणसूत्र आया, और इधर से हम लोग शुक्राणु के अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित हुआ। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा कि अंडाणु से जो Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु क्या हुआ, निषेचित हुआ। अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित हो गया, तब क्या बनेगा, तो XY गुणसूत्र बन जाएगा। मतलब कि अंडाणु से तो हमेशा X ही आता है, कंफर्म है, लेकिन Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु पर डिपेंड करता है कि वो Y आया कि X आया। तो जो किस पर डिपेंड करता है, मेल पर डिपेंड करता है। कोई भी मेल पर रहता है कि Y आएगा कि X आएगा, कि 100% फीमेल में क्या होता है, XX होता है। तो इसकी जोड़ी क्या होता है, XX ही होता है, तो उसमें तो X ही है। लेकिन हम लोग को बच्चा अगर लड़का होगा और लड़की होगा, किस पर डिपेंड करता है, तो ये मेल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मेल पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि मेल में X और Y दोनों होता है, और फीमेल में सिर्फ XX ही होता है, तो इसीलिए डिपेंड करता है मेल पे। तो जब X और आ गया मेल का, तो इधर से तो X मिला, दोनों मिलके XX बन गया, तो वो लड़की हो जाएगी। अगर इधर से X आया फीमेल का, इधर से Y आया मेल का, तो दोनों मिल गया, तो क्या बन जाएगा, XY। और XY का मतलब होता है क्या, लड़का। क्या होता है, लड़का। आप लोग तो ये सब जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो XY गुणसूत्र वाला युग्मक बनेगा तथा संतान अब लड़का हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है। अतः पुरुष का जो गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, यहाँ पे लिख दिया ना कि जो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है X और Y, यही क्या करता है, संतान के लिए लिंग निर्धारण करने के लिए ये उत्तरदायी है। यही उत्तरदायी होता है कि लिंग क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर ही होता है। आप लोग देखे होंगे जो है टेस्टी बेबी जो होता है सब क्या क्या कराया जाता है परखनली में, मतलब कि स्पर्म और जो है अंडाणु जो है दोनों निकाल लिया जाता है, और उसके बाहर क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, ठीक ना। परखनली में डाल के एक एक करके, तो उसमें बहुत मतलब कि डॉक्टर का योगदान रहता है। तो ये निषेचन करवाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं परखनली में क्या करवाया गया, निषेचन करवाया गया। क्योंकि अंदर मतलब कोई बीमारी रहता है किसी को, तो निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो उसको बाहर निकाल के अंडाणु और शुक्राणु को दोनों मशीन में डाल के परखनली में उसको निषेचन कराया जाता है। जब देखते हैं डॉक्टर की निषेचन हो गया, फिर उसको निकाल के क्या करते हैं, फिर वो योनि के माध्यम से गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक ना। फिर वही फिर 9 महीने के बाद बच्चा सही सलामत हो जाता है। तो उसमें कुछ होता नहीं है, बस क्रॉस कराने के लिए क्या कराया जाता है, तो उसको परखनली में निकाल के क्रॉस कराया जाता है, फिर उसे डाल दिया जाता है जहाँ पे वो जाना चाहता है। चलिए, तो शिशु का जो पितृत्व स्थापित करने के लिए DNA जो है फिंगरप्रिंट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। शिशु का मतलब पितृत्व स्थापित करने के लिए, मान के चलिए कोई शिशु, इसका जो पितृत्व कौन सा है, तो उसे हम लोग DNA फिंगरप्रिंट के माध्यम से तकनीक से हम लोग बता सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो आनुवांशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, आनुवांशिकता से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एकदम भर के आता है ना। तो टी एच हेक्सले जो है, देखिए क्या कह रहा है, जीवद्रव्य की ही जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था, टी एच हेक्सले ने। जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। हम लोग ऊपर भी देखे थे, जीवद्रव्य के बारे में पढ़े थे कि जीवद्रव्य ही जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। किसने कहा था, टी.एच. हेक्सले ने कहा था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या कहा था, क्रोमेटीन शब्द की प्रतिपादित किया था। फ्लेमिंग ने क्रोमेटीन शब्द का प्रतिपादन किया था, और हेक्सले ने हंसते हंसते बोला था, हेक्सले ने क्या बोला था कि जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। बबुआ आगे देखिएगा, ई स्टार्सबर्गर कौन है, ई स्टार्सबर्गर पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन किया था। कोशिका का विभाजन कैसे होगा, कोशिका विभाजन किसने कहा था, स्टार्सबर्गर ने कहा था। किसने कहा था, स्टार्सबर्गर ने, है ना। कोशिका का विभाजन कैसे होगा, स्टार्सबर्गर ने कहा था। ध्यान में रखिएगा कि कोशिका विभाजन का वर्णन किया था स्टार्सबर्गर ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द को प्रतिपादित किया था। माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, है ना। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जो था ये क्रोमेटीन शब्द का भी प्रतिपादित किया था। तो ये जो दो है, क्रोमेटीन शब्द हो गया या फिर माइटोसिस शब्द हो गया, ये किसने दिया है, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही दोनों दिया है, ठीक ना। दोनों शब्द जो है, क्रोमेटीन शब्द या फिर माइटोसिस शब्द जो है, यहाँ से फंसा देगा आपको, इनमें से सभी ऐसे करके, तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको दोनों को दोनों। डब्ल्यू फ्लेमिंग का ये जो है शब्द, क्रोमेटीन शब्द और माइटोसिस शब्द दोनों एक ही है। डब्ल्यू राउक्स, ये क्या है, राउक्स, तो भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने किया था, डब्ल्यू राउक्स ने किया था। भ्रूण विज्ञान, जो भ्रूण विज्ञान है इसके बारे में किसने किया था, राउक्स ने इसका क्या किया था, तथ्य दिया था, भ्रूण विज्ञान शब्द से स्थापना किया था। डब्ल्यू वाल्टेयर के बारे में देखते हैं। डब्ल्यू वाल्टेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किया था, ठीक ना। डब्ल्यू वाल्टेयर ने किसका प्रतिपादन किया था, डब्ल्यू वाल्टेयर ने क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है, इसका जो है किसने किया था, डब्ल्यू वाल्टेयर ने इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। आगे देखिएगा, एच हेनरी गल व एच विल्फ्रोथ,
ये इन्होंने क्या दिया था, तो दलहनी पौधा, जो दलहनी पौधा होता है, दलहनी पौधा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। हम लोग जानते हैं कि जो जितना भी दाल वाला जो दलहनी पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उसके जड़ों में होता है ना, मिट्टी में। तो यही किसने बताया था, एच हेलरिगल और विल्फ्रोथ ने बनाया था। किसने, विल्फ्रोथ ने। एच हेलरिगल और एच विल्फ्रोथ ने बताया था दलहनी पौधे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में। इवानोस्की ने विषाणु के बारे में बताया था। ये तो आपको याद होगा कि इवानोस्की ने क्या बताया था, विषाणु का अस्तित्व के प्रमाण दिए थे कि क्या होता है, विषाणु होता है। और किसने बताया था, डी इवानोस्की ने। बीजमैन ने क्या दिया था, तो जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। जर्म प्लाज्मा जो होता है इसके निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने दिया था। किसने दिया था, बीजमैन ने दिया था। आगे देखिए बुकनर ने क्या दिया था, ईस्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करने उनसे किण्वन कराया और इसे जाइमेंस नाम दिया था। बुकनर इसका नाम है। इसने क्या किया था, जो ईस्ट कोशिका होता है, ईस्ट कोशिका उसके एंजाइम प्राप्त करके उसमें क्या किया, किण्वन कराया और उन्हें जाइमेस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जाइमेस। तो किण्वन के माध्यम से दारू और जो बनता है आपको पता है, दही वही जो होता है किण्वन के माध्यम से अपना जो है ग्रोथ करता है, दही बनता है। तो ये जो है ईस्ट कोशिका जो होता है इसी के एंजाइम से प्राप्त करके किण्वन कराया और इसी को जाइमेज नाम दिया। कौन, बुकनर ने। किसने, बुकनर ने। ठीक ना, इसको रट्टा मारिएगा आप लोग, कैसे भी करके याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। आर वाल्टमान ने जो है न्यूक्लिक एसिड शब्द प्रतिपादित किया था। किसने, आर वाल्टमैन ने जो है न्यूक्लिक एसिड शब्द को प्रतिपादित किया। ह्यूगो डी ब्रिज जो है, ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। किसने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज। ये तो थोड़ा याद होगा आप लोगों को। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्गों का पता लगाया था, ये भी याद होगा आप लोगों को। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग का पता किसने लगाया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया था। ट्वर्क जो है, ट्वर्ट, ये जीवाणु भोजी की खोज की थी। ठीक ना, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज का खोज किसने किया था, टोर्ट ने किया था। किसने किया था, टोर्ट ने किया था। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज का खोज किसने किया था, टोर्ट ने किया था। ग्रिफिथ क्या है, ग्रिफिथ, तो देखिएगा ग्रिफिथ जो है न्यूमोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ हैं। किसने कहा था, ग्रिफिथ ने किया था। न्यूमोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ हैं। कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो जीवाणु में रूपांतरण के द्वारा सिद्ध होते हैं। किसने कहा था, ग्रिफिथ ने कहा था। ठीक ना, ग्रिफिथ ने कहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। इस हम लोग को याद किए थे, फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। नॉल और रस्का ने प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नॉल और रस्का ये दोनों आदमी जो थे प्रथम इलेक्ट्रॉन वाला सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था, नॉल और रस्का ने। याद कर लीजिएगा एकदम ध्यान से, नॉल और रस्का ने प्रथम इलेक्ट्रॉन की क्या की थी, सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। जी डोमेक ने सल्फा ड्रग का खोज किया था। जी डोमेक ने किसका खोज किया था, सल्फा ड्रग का खोज किसने किया था, जी डोमेक ने सल्फा ड्रग का खोज किया था। ठीक ना, तो ड से ड्रग, सल्फा ड्रग का खोज जी डोमेक। एच जी टेंसले हम लोग इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपके पास मान के चलिए कोई भी लोहा का सामान है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसको आप मारिएगा ऐसे टुन टुन टन टन आवाज़ करता है ना घंटी जैसा, तो लगता है कि इको है। घंटी को मारिएगा तो कैसे आवाज़ करता है, टन, इको होता है ना। तो टेंसले से इको सिस्टम आपको याद कर लेना है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंसले ने। टेंसले ने। हैंस क्रेब्स जो है कि श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया। श्वसन की जो है सिट्रिक एसिड चक्र की खोज का पता लगाया और श्वसन के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड उसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। किसने बताया था, हैंस क्रेब्स ने बताया था। किसने बताया था, हैंस क्रेब्स ने बताया था। हैंस क्रेब्स का क्या कहना था कि श्वसन की जो सिट्रिक एसिड चक्र है इसका पता लगाया था और इसने कहा था श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है ना। तो हैंस क्रेब्स ने दिया था, है ना। CO2 इसी चक्र से निकलती है, क्रेब्स चक्र। H.A. वैक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था जी, तो S.A. वैक्समैन ने क्या किया था, H.A. वैक्समैन ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसमें माइसिन साइसिन ये सब लगता है ना, ऑक्सीन पैक्सिन वो सब क्या होता है, तो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक दवा होता है। तो S.A. मायोसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, S.A. वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा है, बाप रे बाप। J.V. समनर, क्या लिखा है, J.V. समनर ने एंजाइम यूरिएज को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया था। जो एंजाइम होता है यूरिएज, क्या होता है यूरिएज, इसको क्रिस्टल के रूप में पृथक्करण अलग करने वाला कौन था, J.V. समनर। क्या था, J.V. समनर। जॉन सॉल्क क्या दिया था, पोलियो के बचाव के लिए टीका का निर्माण किया था। साल्क टीका दिया था जॉन सॉल्क ने, तो याद होगा आप लोगों को, जॉन सॉल्क ने पोलियो का क्या दिया था, टीका दिया था। C.O. मिलर और F.S. स्कूग कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन दिया था। कोशिका विभाजन हार्मोन C.O. मिलर और F.S. स्कूग जो है साइटोकाइनिन जो है इसका खोज किया था। कोशिका विभाजन और साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, C.O. मिलर और S.F. स्कूग। हरगोबिंद खुराना, आपको पता है हरगोबिंद खुराना पुरातात्विक अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवांशिक कोडों का निरूपण किया था। आनुवांशिक कोडों का निरूपण करने वाले कौन थे, आनुवांशिक जो कोड होता है इसका निरूपण करने वाले थे हरगोबिंद खुराना, है ना। और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो है अब इन्होंने क्या किया था, आनुवांशिक जो है इसका जो कोडों का निरूपण किया था। और प्रयोगशाला में सबसे पहले प्रयोग ये लाए थे हरगोबिंद खुराना किए थे। आनुवांशिक का सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले कौन थे,
हरगोविंद खुराना ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड, देखिएगा पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। आप लोग रटिएगा इसको, अगर रट नहीं पा रहे हैं तो मेरी जो वीडियो है यहाँ से यहाँ तक जो है क्लिप को कम से कम 5-7 बार सुन लीजिएगा, आपको दिमाग में बैठते चला जाएगा। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। अब देखते हैं रॉबर्ट एडवर्ड परखनली शिशु जो हम लोग देखे थे अभी, इसको विकसित करने का तकनीक किसने दिया था? तो यही आदमी है, रॉबर्ट एडवर्ड। बताइए, बढ़िया चीज़ आदमी दिया है ना, इसको तो देना चाहिए नोबेल पुरस्कार। रॉबर्ट एडवर्ड, दिया भी गया होगा, हो सकता है। परखनली शिशु विकसित करने का तकनीक विकसित की किसने? रॉबर्ट एडवर्ड। रॉबर्ट जार्विक ने क्या दिया था? जार्विक ने तो कृत्रिम हृदय विकसित किया था, कृत्रिम हृदय बना दिया इसको, तो ये तो है, ये है देने लायक। कृत्रिम हृदय विकसित किया, बताइए, जो हृदय जिसका खराब हो गया उसके लिए मशीन जैसा कृत्रिम हृदय बना दिया, जैसे वो धक धक करते रहेगा उसमें फिट कर देगा। और इन्हीं के नाम पर जैविक 7 नाम जो है कृत्रिम हृदय बनाया गया था, रॉबर्ट जार्विक के नाम पर जो है जैविक 7 नामक जो कृत्रिम हृदय किसके नाम पर बनाया गया था? तो रॉबर्ट जार्विक के नाम पर बनाया गया था। जैविक 7 नामक कृत्रिम हृदय, जैविक 7 नामक जो कृत्रिम हृदय किसके नाम पर बनाया गया था? रॉबर्ट जार्विक के नाम पर बनाया गया था। दोस्तों यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्या देखेंगे? तो वनस्पति विज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए मेरे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।